आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्री एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अर्थात परिभाषा के अनुसार कोई भी चीज अगर वह इन दो शर्तों को पूरे करता है, वह कोई स्थान घेरता है या उसमें द्रव्यमान है, जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो वह चीज पदार्थ कहलाती है। कुछ भी ऐसा जो होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं धूल के कण की, धूल का कण भले ही कितना छोटा हो किंतु वह कुछ स्थान घेरता है, उसका कुछ द्रव्यमान भी अवश्य होगा, इसलिए वह पदार्थ है। किंतु अगर हम बात करते हैं प्रेम, घृणा, नफरत, स्नेह, ये गुस्सा, क्रोध, आनंद, ये सभी क्या है? ये भावनाएं, भाववाचक संज्ञा है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना इनमें द्रव्यमान है, तो हम इन्हें पदार्थ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये अच्छे से परिभाषित हो जाता है कि वह कुछ भी जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को वर्गीकृत किया था अपने पंच तत्वों के सिद्धांत के आधार पर। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सभी पदार्थ, वो चाहे सजीव वस्तुएं थी, सजीव थे या वो निर्जीव थे, निर्जीव वस्तुएं थी, वो सभी की सभी 5 तत्वों से बनी हुई थी। और ये 5 तत्व थे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इस सिद्धांत को पंच तत्व का सिद्धांत कहा गया और यूनानी दार्शनिकों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। ये एक अध्यात्म के विषय का एक सिद्धांत है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसको समझता और मानता हूँ। मेरे कुछ अध्ययन है जो मैं महावास्तु केडी बंसल जी के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, उसमें मैंने इनको समझा है और इनके वैज्ञानिक महत्व को भी मैं अच्छे से समझता हूं। किंतु जब हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, वर्तमान में जो आधुनिक विज्ञान है, आज के वैज्ञानिक पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्तमान के अनुसार अगर हम आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिक क्या करते हैं? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो प्रत्येक जो पदार्थ है वह कणों से बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना हुआ है? कणों से बना हुआ है। इस प्रकार से अब दूसरा इसका सिद्धांत है कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म से भी प्रय हमारा है, वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए विशेष यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तीसरा जो भौतिक स्वरूप है वह यह है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो गोल आकृतियों में दिखाए गए हैं, ये क्या है? पदार्थ के कण हैं और इन कणों के बीच में ये यहाँ आ गया, ये क्या आपका रिक्त स्थान आ गया है। तो ये हमारे आधुनिक विज्ञान के धारणा है भौतिक स्वरूप से कि पदार्थ किस 3 भौतिक लक्षणों पर आधारित है। ये भौतिक गुण पदार्थ में पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसको क्रियाकलाप के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्रियाकलाप हम करते हैं कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड का यह गुण होता है कि जब भी इससे कोई वस्तु टकराती है तो यह किसी पदार्थ के टकराने से जिस स्थान पर वह पदार्थ टकराता है, कोई कण टकराता है, वहां से यह चमकने लगता है। तो यहाँ एक पहला क्रियाकलाप है जो जिंक सल्फाइड की सतह का इलेक्ट्रॉन की टक्कर से चमकना। यहाँ हमने यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये हमारी जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड एक यौगिक का नाम है जो जिंक और सल्फर से बनता है। इस पर जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ये मान लीजिए ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिस प्रकार से दर्पण जिसको हम चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है। इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन की वर्षा करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ इसको यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराता है, यहाँ पर एक चमक पैदा हो जाएगी। इस चमक को बोलते हैं सिंटिलेशन। और जब हम इसको अच्छे से निरीक्षण करेंगे तो हम पाते हैं कि यह चमक इसी जगह पर ही बनी रहती है, कहीं नहीं जाती, यानी ये स्थान को ऑक्यूपाई कर लेती है। और मैंने अभी बताया परिभाषा में कि जो स्थान को घेर ले, यानी जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपने किसी स्थान को घेरता है, वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। तो यहाँ ये जो प्रयोग है, ये पदार्थ के पार्टिकल नेचर यानी पदार्थ कणों से बना हुआ है, इसको दर्शाता है। ये तो था एक बड़ी कक्षाओं की सत्र का प्रयोग। अब हम करते हैं कक्षा 9वीं की सत्र का दूसरा क्रियाकलाप, बिल्कुल साधारण क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, जो अनजाने में सही हम अपने घरों में इसको बहुत बार करते हैं। क्रियाकलाप 2 के अनुसार देखिए क्या लीजिए, हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में जल भरते हैं और उसमें हम चीनी मिलाते हैं। यहाँ ये मैंने यहाँ पे आपको जल दिखाया है एक बीकर में, और जो लाल रंग से मैंने दिखाया है, ये लाल रंग हमारी चीनी के जो दाने हैं उनको दर्शा रहा है। देखिए, जब इस पानी के अंदर हमने चीनी को डाला, तो इस चित्र के अंदर देखिए, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसमें यहाँ काले दानों के बीच में ये जो गोले मैंने बनाए हैं, ये जल के कण हैं जिनको मैंने गोलों के रूप में दर्शाया है। और यहाँ इन कणों के बीच, यहाँ इन्हें जैसे मैं थोड़ा और जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ, इस बीकर के अंदर ये दिखा दिया, ये काले दाने के हैं पानी के, और इनके बीच में ये क्या आ गया? चीनी। ये लाल रंग से किसको दिखा दिया हमने? चीनी के दानों को। यानी ये क्या हुआ, अगर आप चीनी के एक दाने को देखते हैं, उसका आप उसको देख पाते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, इतने बड़े आकार का एक इसका क्यूब होता है। अगर हम इस क्यूब को तोड़ देते हैं तो इसके छोटे कण बन जाएंगे। अगर उन कणों को और बारीक पीस देते हैं तो और छोटे कण बन जाएंगे। इस पर देखते हैं कि देखिए, अगर इस बात को समझिए, बहुत छोटे छोटे कण मिलकर के बड़ा कण बनाते हैं, और बड़े कण मिलकर के उससे बड़ा कण बनाते हैं। और इसका उल्टा देखिए, बड़े टूट करके छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, और अंततः क्या होता है, जो पदार्थ होता है वह बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। बहुत सूक्ष्म कण जिसे परमाणु या अणु कहते हैं, जो स्वयं अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये अलग विषय है, अलग पाठ में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जो यहाँ ये आई कार्ड पे जो एड्रेस शो हो रहा है ऊपर वीडियो में, आप इसमें इसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आगे कि जब ये किस प्रकार से ये क्रियाकलाप इसको दर्शाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। हम यहाँ एक सिद्धांत, एक धारणा स्थापित करके चलते हैं कि जो ये जल है, ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। इसके कण जब ये जल जो इसके कण थे, इन कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान था, और इस रिक्त स्थान में क्या भर गया? चीनी के कण। अर्थात जल के जो कण थे उनका आकार बड़ा है, और जो चीनी के कण हैं, जिसको सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उसका आकार जल के उनमें इस तरह से है कि वह उनके बीच में आ जाता है, उसके बीच में स्थापित हो जाता है। चलिए, यहाँ ये इस तरह से सिर्फ समझ लिया हमने इसको यूं मान लिया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन स्पष्टता के साथ मैं इसको समझाने के लिए दूसरे क्रियाकलाप का जिक्र कर रहा हूँ। एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं, बड़ा आसान है, जो आपके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के द्वारा किया जा सकता है। आप एक कांच का बीकर लीजिए, इस कांच के बीकर में आप चने के दाने डालिए। क्या डाला आपने इसके अंदर? चने के दाने। चने के दाने को लेकर के, चने के बीजों को लेकर के इस बीकर को अप टू ब्रिम, किनारे तक इसको भर लीजिए। जब आप इसको किनारों तक भर लेंगे और आप पारदर्शी होने के कारण से आप अच्छे से देख पाओगे कि इन दानों के बीच में खाली स्थान है। यूं मान लीजिए कि ये चने के दाने के हैं, पदार्थ के कण हैं। देखिए, आपको मैं फिर समझाता हूं। एक चने का दाना लीजिए, इसको तोड़िए, इससे छोटे छोटे कण बनेंगे, उनको और बारीक पीस लीजिए। जिस तरह बेसन पिसता है, बेसन पीसने पर भी बेसन के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो भी और छोटे कणों से बने हुए होते हैं। यानी ऐसे इतने इतने छोटे हो जाते हैं, वो बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं कि इनको देख भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने समझाने के लिए क्या है कि मान के चलो ये जो चने के दाने हैं, ये क्या पदार्थ के कण हैं, और ये बीकर के अंदर है। इस बीकर के अंदर आप कांच का बीकर पारदर्शी होने के कारण से देख पा रहे हैं कि छेद है, इनके बीच में खाली स्थान है। अब आप क्या लेते हैं? बालू लेते हैं। ये डॉट डॉट मैंने जो दर्शा रखे हैं, ये बालू है, सूखा और साफ बालू।
अब हम इस बालू को क्या करेंगे, इस चने के भरे हुए बीकर में डालते हैं। जब हम डालते हैं तो हम देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ये मान लीजिए ये मैंने जो सामने दर्शाया ये क्या था आपका चने का दाना, ये खाली जगह देना, इसके अंदर ये डॉट डॉट, ये जो डॉट आ गई ये क्या भरा हुआ है, बालू। और जब आप पारदर्शी गिलास की इसमें दीवार से देखेंगे तो ये बालू जो है आपको चनों के बीच में दिखाई देगा। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जो पदार्थ होता है इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान के अंदर ये बालू मिट्टी आ गई। अब बालू मिट्टी अब हमने डाल दी है। बालू मिट्टी के डाल देने के बाद हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये पूरा भर गया, अब हम इसमें थोड़ा जल डाल देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे चना, और चने के अंदर बालू मिट्टी है, और बीकर हमारा पूरा भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या डालते हैं, अब हम इसमें डालते हैं जल, पानी। जब पानी डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये पानी भी इसके अंदर समा गया। ये क्या है, अब यहाँ पे इस बीकर में नीचे तक आपको दिखाई देगा, कांच का बीकर लीजिएगा, कांच का गिलास ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर पानी भीतर तक भरा हुआ है। अब हमें लगा कि हाँ इसके अंदर तो जो बालू के कण थे वो इतने छोटे थे कि उनके अंदर भी, उनके बीच में भी खाली स्थान है जिसमें पानी समा गया। अब हम क्या करते हैं, जब वो पानी नीचे पहुंच गया, अब हम कोई रंगीन इंक ले लेते हैं, कलर्ड इंक यानी रंगीन स्याही लेंगे और इसको डाल देंगे। यहाँ ये देखिए आप, इसमें मैंने दर्शाया है कि ये जो कण थे, इन कणों के बीच में बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी के बीच में ये क्या है, नीले रंग की जो हमने शय डाली थी वो इस प्रकार से दिखाई देने लगी। पूरे बीकर के अंदर हमने ऊपर डाली थी ये इंक, और यहाँ और ये हमें नीचे तक साफ दिखाई देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इन के इसमें जब हमने चना, बालू और पानी डाल दिया, उसके बाद भी उसके बीच में जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में ये जो कलर्ड इंक है, जैसे ब्लू इंक हमने ली थी, वो इसके अंदर चली गई। यानी ये क्या दिखाता है, ये इस तथ्य को क्लियर करता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, और जो पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। देखिए चने का आकार एक ऐसे पदार्थ को दर्शाता है जिसके कणों का आकार बड़ा है, उसमें बालू मिट्टी आई दूसरे प्रकार के पदार्थ को दर्शाता है जिसके कणों का आकार उससे छोटा है, और पानी उससे भी छोटे कणों वाला है, और उसके बाद हमने ये इंक ली जो उसके अंदर समा गई, यानी ये उससे भी छोटे कणों से बना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनका आकार वो एक दूसरे की तुलना में छोटा बड़ा हो सकता है, और ये बड़े सूक्ष्म होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं। जिस रिक्त स्थान को हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ये उन रिक्त स्थानों में पहुंच करके हमें दिखाई देते हैं। अब इसका दूसरा जो है इसकी पुष्टि करने के लिए कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, एक क्रियाकलाप और करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम क्या लेते हैं, हमने 4 या 5 कांच के बीकर ले लेने हैं। पहले बीकर में हम जिसको नंबर 1 बीकर मानेंगे, हमने 100 ml जल लिया। अगले जो बीकर नंबर 2, 3, 4, 5 हमने इनमें 90 ml जल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र क्या होता है KMnO4, KMnO4, K कैपिटल, M कैपिटल, N स्मॉल, O कैपिटल और R4 स्मॉल। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवाई भी कहते हैं, और इसका यह गुण होता है कि जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये पानी के रंग को गुलाबी कर देती है। हम एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल का लेंगे। क्रिस्टल शब्द हर पदार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये पदार्थ के अंदर परमाणु उसके जो कणों की रचना किस तरह से व्यवस्थित है इसके आधार पर हम उसको क्रिस्टल बोलते हैं। अगले विषय में हम बात करेंगे। यहाँ हमने इस 100 ml जल से भरे हुए गिलास में एक छोटा सा टुकड़ा किसका डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का। हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो 100 ml जल था वो पूरा का पूरा गहरे रंग का गुलाबी हो गया है। इसका मतलब वो एक छोटे से दाने में, एक छोटे से दाने में पोटेशियम परमैंगनेट इतने ज्यादा कण थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, जो पूरे के पूरे जल में फैल गए और पूरे के पूरे जल का रंग कैसा कर दिया, गुलाबी कर दिया। छोटे से दाने में इतना था। खैर फिर अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml हमने इस पहले बीकर में से 10 ml पहले बीकर से हम क्या करेंगे, 10 ml जो रंगीन पानी था वो दूसरे बीकर में डाला जिसमें हमने 90 ml पानी लिया हुआ था। 10 ml डालने पर जो केवल 10 ml डाला और 90 ml जो साफ पानी था वो फिर दोबारा क्या हो गया, गुलाबी हो गया। हाँ यहाँ क्या है
कि इसकी जो गुलाबी रंग जो है वो थोड़ा इसकी तुलना में हल्का है। अब हम यहाँ पे क्या है 100 ml हो गया सॉल्यूशन, इस कलर्ड सॉल्यूशन में से फिर 10 ml यहाँ डालेंगे तो यहाँ इस जल का रंग भी पूरा गुलाबी हो जाता है। फिर ये 10 ml मिलने पर ये भी 100 ml हो गया था, इसमें से फिर 10 ml यहाँ निकालेंगे और फिर इसी तरह से करते करते हम सभी बीकरों में नेक्स्ट बीकर में डालते रहेंगे और अगले में फिर उससे पास करेंगे। तो हम देखते हैं इस प्रकार से सभी के सभी जो गिलास हैं उन सभी गिलास के अंदर जो पानी का रंग है वह है कैसा हो जाता है गुलाबी। और ये हमें दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण बहुत बहुत महीन है। ये पानी के अंदर गुलाबी रंग का दिखना, गुलाबी रंग के अपीयरेंस का दिखाई देना, ये केवल पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के कारण है। अगर हम बात करें तो 1 ग्राम से कम KMnO4 को 1000 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो पूरा 1000 लीटर का पानी वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। अर्थात एक छोटी सी मात्रा में इतने KMnO4 के कण हैं, यानी 1 मोल में, यानी पदार्थ की 1 मोल मात्रा क्या होता है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 6.02। क्या होता है मैंने 6.02 2 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ कण, सिर्फ कण कह दीजिए, परमाणु या अणु 1 मोल में, एक पदार्थ की 1 मोल मात्रा में। ठीक है, अगर हम बात करें ना 1 ग्राम, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं 1 ग्राम, तो उसके 1 हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल होंगे, हाइड्रोजन के कण होंगे। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ जो है आधुनिक विज्ञान की धारणाओं के अनुसार वह कणों से बना होता है और ये जो कण होते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो कण होते हैं इनके गुण धर्म क्या होते हैं। चलिए मैं भी आपको बताता हूं। देखिए अभी हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के गुण। जो हमने भी पढ़ा कि जो पदार्थ है वह कणों से बन करके मिलकर के बना है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ के इन कणों में कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण से अभिप्राय है कि मान लीजिए एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो ये क्या एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे। जब पदार्थ के कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण होता है, ये आकर्षण बल जो पदार्थ के कणों के बीच में होता है यह पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की आकृति और आकार को भी सुनिश्चित करता है। देखिए मैं समझा देता हूं। यहाँ हमने एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये जो कण है पदार्थ के, इन कणों के बीच में इतना अधिक आकर्षण है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ गए और एक दूसरे से बिल्कुल सट करके एक तरह से पैक हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली पैक्ड हो गए इस तरह से, यानी इनके बीच में नए के समान खाली स्थान शेष रहा है, बहुत क्लोज एक दूसरे के साथ पैक हुए हैं। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ बहुत अधिक क्लोज पैक होने का मुख्य कारण क्या है, इन कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण था। ये आकर्षण बल इनको जोड़ के रखता है और इस तरह से बहुत एक दूसरे के बहुत समीप, बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के कारण से ये पदार्थ को कठोर बनाते हैं और उस पदार्थ की अवस्था जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ठोस। जिन पदार्थों के कणों के अंदर बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, इतना अधिक आकर्षण बल कि वो उन कणों को इतना समीप ले आता है कि वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस अवस्था को, वो पदार्थ की जो अवस्था होगी वो कैसे हो जाएगी, ठोस। ठीक है, फिर जैसे अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ठोस अवस्था के साथ साथ अन्य दूसरे गुण होते हैं, दृढ़ता। अगर हम बात करते हैं मोम की, तो जो मोम है वो भी क्या है, ठोस है। अगर हम बात करते हैं लोहे की, हम बात करते हैं लकड़ी की, ये 3 पदार्थों को लेकर चलते हैं, ये सारे के सारे क्या ठोस हैं। लेकिन दृढ़ता के मामले में क्या, अगर बात करते हैं तो लोहा बहुत अधिक दृढ़ है, मोम कोमल है, लकड़ी इन दोनों की, लकड़ी की जो कठोरता या दृढ़ता है वो दोनों के बीच में है। और यही मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर एक निर्धारित सीमा तक आकर्षण बल जब होता है तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वह ठोस अवस्था हो जाती है, क्योंकि मोम उस निर्धारित मापदंड, कोई भी मान लीजिए एक मापदंड होता है कि इतना आकर्षण बल होगा तो वो पदार्थ क्या आ जाएगा, ठोस होगा।
मोम के जो कण है उनके बीच में उतना एक न्यूनतम आकर्षण बल है जो उसको ठोस अवस्था में प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, तो मोम ठोस हो गया। लेकिन उसकी तुलना में लकड़ी के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल इतना अधिक है कि वह ठोस होने के साथ साथ मोम की तुलना में कठोर भी है, सख्त है, दृढ़ है। और अगर हम बात करते हैं लोहे की अन्य धातुओं के, तो उनके बीच जो कण है उनका आकर्षण इतना अधिक है कि वो इतने स्ट्रांगली पैक्ड हैं कि उनकी दृढ़ता उनकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यह आकर्षण बल पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की दृढ़ता को भी निर्धारित करता है। बहुत अधिक आकर्षण होने के कारण जब ये कण बहुत समीप आ जाएंगे तो वो पदार्थ क्या देगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा आकर्षण होने के कारण ये दृढ़ता जाएगी। यही कारण है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो इतने दृढ़ होते हैं कि अगर हम चाहें तो उनको उनके अंदर है ना वो कठोरता के कारण हम उनको अगर खुरचना चाहें तो उसको खुरच सकते हैं, उन पर निशान बना सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम पानी में अपना हाथ दे देते ना, तो ठोस पदार्थों में अपने हाथ नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच खाली स्थान नहीं है। ये तो हमारा पहला। अब देखते हैं दूसरी अवस्था में, जब कणों के बीच आकर्षण बल पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि वो एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाने के कारण वो आकर्षण बल इतना अधिक नहीं है कि वे एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ जाए, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है, बिल्कुल समीप नहीं आते। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम तरल अवस्था बोलते हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन पर्याप्त होता है अपने कणों को बांध के रखने में। कण बंधे हुए तो रहेंगे, लेकिन उनके बीच में इस तरह से ये खाली स्थान होने के कारण ये जो तरल पदार्थ होते हैं उनके अंदर तरलता नाम का एक गुण आ जाता है, तरलता, फ्लूइडिटी, जिसके कारण से ये इन कणों के बीच में जगह होने के कारण से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यही कारण है कि जो तरल पदार्थ हैं वो कठोर नहीं होते, वो बह जाते हैं। इन तरल पदार्थों के कणों के बीच में खाली स्थान होने के कारण, जो कि न के बराबर है, खाली स्थान तो है लेकिन न के समान है बिल्कुल, यानी अंतर सिर्फ इतना है कि एक दूसरे के साथ ये सट करके नहीं जमे हुए, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, न के बराबर। यही अंतर है जिसके कारण से तरल पदार्थों के अंदर फ्लूइडिटी यानी तरलता होती है। इसी गुण के कारण जब तैराक पानी के अंदर दौड़ता है तो पानी के अंदर वो पानी के भीतर पानी को आराम से चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस तरलता के कारण जो तरल पदार्थों के अणु हैं, वो कण है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं और उसके भीतर आराम से गति की जा सकती है। और यही कारण है कि हम पानी के ऊपर लिख नहीं सकते, जबकि ठोस पदार्थों में दृढ़ता कण हम उनके ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि उनके कण ठोस हैं। अब ये हमारा हो गया हमारा तरल पदार्थ। तीसरा आता है कि एक अवस्था आती है जब पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी ठोस पदार्थों के अंदर आकर्षण बल क्या है, अधिकतम, और तरल के अंदर क्या आता है, मध्यम, और यहाँ पर न्यूनतम इतना कम होता है कि एक कण का दूसरे कण के साथ वास्तव में आकर्षण न के बराबर होता है। इसी कारण से वो दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और ये जो एक दूसरे के दूर होना, गति करना, इनके अंदर कहते हैं ना एक टर्म आती है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में या कण में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे इसकी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये जो गैसीय पदार्थ होते हैं इनके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इस कारण से वे दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चलते हैं और गति करते रहते हैं। दूसरा मैंने गुण भी बताया था कि पदार्थों को कण हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है। और इसको मैं समझाता हूँ। इसके बाद बहुत कम आकर्षण होने की वजह से एक नई अवस्था बन गई जिसको बोलते हैं गैस, यानी पदार्थ की इस प्रकार से पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बन के कारण से तीन अवस्थाएं बनी, ठोस, द्रव और गैस। तरल को दूसरा नाम द्रव भी कह देते हैं, द्रव, ठीक है, ये हो गया द्रव। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए बता देता हूँ। एक शब्द होता है द्रव्य, ये द्रव्य पदार्थ के लिए आता है, पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं, लेकिन सिर्फ
द्रव जो होता है वो तरल के लिए बोला जाता है, यानी ये तो एक अवस्था है और ये पदार्थ है। कुछ बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कक्षा में कि ये सर क्या होता है, तो उनके लिए मैं एक बार बता रहा हूं अलग से। हाँ, अब हम बात करते हैं कि पदार्थों के कणों में हमेशा गति होती है, चाहे ठोस पदार्थ है, चाहे वो तरल पदार्थ है, चाहे वो गैसीय पदार्थ है, उनके कणों में हमेशा गति रहती है। क्योंकि ठोस पदार्थों के बीच उनके कणों में उनके कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण होने के कारण से उनके कण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बंधे हुए होने के कारण से उनके कणों के बीच स्वतंत्र गति तो नहीं होती, लेकिन वो एक जगह पे अपने स्थान पे वो ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट का मतलब आगे पीछे यूं कंपन करते हैं उनको। जिस प्रकार से इस चित्र में देखिए, यहां मैंने दिखा रखा है, ये ठोस पदार्थ है, इनके कणों के बीच में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं ये, ठीक है। अभी ये देखिए, दूसरी बात है, हम बात करते हैं तरल पदार्थों के अंदर, मैंने पहले भी समझाया अभी कि तरल पदार्थों के जो कण होते हैं वो सीमित तो पर्याप्त रूप से होते हैं, लेकिन उनके बीच में कहीं थोड़ा सा गैप होता है, उनके बीच में पूर्ण एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते, एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते। इतनी सी जगह होने के कारण से वो क्या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, रोल कर जाते हैं। इसके कारण से ये तरलता का जो गुण होता है वो द्रव में आ जाता है और द्रव बड़ी तेजी से गति करते हैं, द्रव के कण। एक मैं क्रियाकलाप समझाता हूं, देखिए आप क्या लीजिए, नमक ले लीजिए, नमक का बहुत बारीक पाउडर और चीनी का बहुत बारीक पाउडर ले लीजिए। नमक और चीनी के पाउडर को यूं यहाँ आप इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ये मान लीजिए चीनी है और ये नीचे क्या है, नमक है, ठीक है। ये जो नमक के कण हैं, नमक के कण अपने जगह पे तो ऑसिलेट करेंगे, यही इसी तरह से चीनी के कण है वो अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे, लेकिन ये स्वतंत्र गति नहीं कर पाते। इसी कारण से ये जो देरियां हैं अलग अलग रहेंगे। हम इनको अगर मिला देंगे तो ये मिक्सअप हो जाएंगे, एक मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन वास्तव में ये खुद मिलेंगे नहीं, यूं की यूं पड़े रहेंगे। लेकिन एक बात देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ये हमने क्या लिया, पानी है, इस पानी के अंदर क्या कर दिया हमने, दूसरा तरल ले लिया, ये क्या डाल दिया हम इसके अंदर, एक कलर्ड इंक डाल दी, कलर्ड इंक डाल दी। वो कलर्ड इंक क्या होगी, आपने देखा होगा, आप करके देखिए, कांच के गिलास में एक बूंद डालिए और वो बूंद का जो रंग है वो आपको फैलता हुआ दिखाई देगा, जब तक कि वो समान रूप से पूरा वितरित नहीं हो जाता। यानी इंक के जो कण हैं, जो कलर्ड इंक आपने डाली थी पानी में, उनमें गति है, उस गति के कारण ये क्या है, पानी के अंदर, तो पानी के कण भी जो है वो भी गति कर रहे हैं, दोनों आपस में गति करते हैं, तो समान रूप से पानी एक हल्के रंग का हो जाएगा। देखिए, ठोस पदार्थ ठोस के साथ ना करें, लेकिन अगर ठोस को भी तरल में डाल दिया जाए तो जो ठोस पदार्थों के बीच का आकर्षण है वो उन कणों के बीच का आकर्षण कुछ कम हो जाता है। इस कारण से वो उस आकर्षण बल से मुक्त होने के कारण, कई अन्य कारण है, रसायन विज्ञान का एक बड़ा विषय है, वो बाद में आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब ठोस पदार्थों को जो विलेय होते हैं उनको अगर किसी तरल में डाला जाता है तो उनके जो आकर्षण बल होते हैं वो कुछ कमजोर हो जाते हैं, अन्य कई कारण होते हैं। और जैसे कि मान लीजिए पानी का ये एक बीकर है, इसमें आपने क्या डाल दिया, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवाई बोलते हैं। जब ये लाल दवाई डालेंगे ना, लाल दवाई यानी ठोस कण है, जैसे ये पानी के अंदर गया तो ये अपने आप इसके कण क्या है, पानी के अंदर फैलने लगेंगे और पानी को क्या कर देंगे, हल्का गुलाबी, पानी को कैसा बना देंगे, हल्का गुलाबी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये एक्सपेरिमेंट आपको दर्शा रहा है कि जो ठोस पदार्थ है ना उनके कण भी गति करते हैं। हाँ, ये है कि परिस्थितियों के अनुसार उनकी जो कणों की गति है वो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन अगर हम बात करें गैसीय पदार्थों की, गैसीय पदार्थों के कणों के अंदर बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसका दूसरा नाम है गतिज ऊर्जा, हिंदी में इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान यानी उस कण का भार, ठीक है, और v क्या है, यहाँ पे m क्या है, उसका द्रव्यमान, और v क्या है, आपका वेग, v क्या गया, वेग यानी गति, जो वो चल रहा है, ठीक है। तो जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक वेग होने के कारण से और बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होने के कारण से वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। और यही कारण होता है
कि जो ये गैसीय पदार्थ होते हैं ये किसी भी बर्तन की सारी सतह को भर देते हैं जहां तक इनको स्थान उपलब्ध होता है। और जब ये गति करते हैं तो इनकी गति अनियमित होती है, इनकी दिशा निर्धारित नहीं होती। इसी क्रम में ये एक दूसरे के साथ टक्कर भी करते रहते हैं, एक दूसरे के ये गैसीय कण एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और साथ ही साथ गैस के जो कण हैं वो बर्तन की दीवारों पर भी टकराते हैं। और बर्तन की दीवारों के ऊपर टकराने के कारण से जो एक बल उत्पन्न होता है, दबाव, ये जो जैसे गुब्बारे के अंदर या किसी ट्यूब के अंदर हवा भरी गई तो वो अंदर से गुब्बारे के अंदर से जो दबाव बढ़ना है ना, ये बहुत तेज गति से लगातार उसके भीतरी सतह की ओर, गुब्बारे की भीतरी सतह की तरफ जो ये कण है ये क्या कर रहे हैं, टकरा करके दबाव लगा रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है गतिज ऊर्जा। अब प्रभाव क्या पड़ता है, कणों की इस गतिज ऊर्जा के ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है। जब तापमान बढ़ जाता है तो पदार्थों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और इसका सरल उदाहरण मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप भोजन कर रहे हैं, आप बाहर बैठे हैं, गर्म भोजन है, तो बाहर से ही आपको गर्म भोजन की सुगंध आपको बतागी, आकर्षित करेगी कि क्या पकाया जा रहा है। कारण क्या होता है, गर्म अधिक तापमान होने के कारण भोजन के कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और वो वायु में आ जाते हैं भोजन के कण, और वायु के द्वारा विसरण विधि, जिसको हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो हमारी नाक तक पहुंचते हैं, जिसको हमारी नाक ग्रहण करती है और हमारे को गंध आ जाती है। लेकिन अगर यही बात हम करें ठंडे भोजन की, ठंडा भोजन रखा हुआ है, तापमान कम होने के कारण भोजन के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम है और इसी कारण से हमें ठंडे भोजन की जो गंध है वो हमें दूर तक नहीं ग्रहण होती। ये कारण हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक क्रियाकलाप है, आप 3 विकल्प लीजिए, 1, 2 और 3। इनमें आप सिंपल पानी डालिए। पहले में ठंडा पानी देंगे, दूसरे में 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हुआ पानी देंगे और तीसरे विकल्प में 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हुआ पानी देंगे। ठीक है, फिर वही मैं लेता हूं, हमने बहुत बार जिक्र किया है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई। एक लाल दवाई का क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल हम ठंडे पानी में डालते हैं और हम देखते हैं कि ये कितना समय लेता है ये पूरे पानी को गुलाबी करने में। उस समय को हम नोट कर लेंगे। फिर हम उतना ही बड़ा, उतनी ही मात्रा में दूसरा क्रिस्टल दूसरे नंबर के बीकर में डालेंगे जिसमें पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम नोट करेंगे कि इसके पानी का रंग जो है समान रूप से गुलाबी कितने समय में हुआ। ठीक उतनी ही मात्रा के KMnO4 की हम तीसरे बीकर में डालेंगे जिसमें पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। हम देखते हैं कि जो ठंडे पानी के अंदर KMnO4 के क्रिस्टल हमने डाले थे वो बहुत धीरे धीरे गति करते हैं और पूरे पानी को समान रूप से गुलाबी करने में जो लिया गया समय वो बहुत अधिक है। उसकी तुलना अगर बीकर नंबर 2 से करते हैं जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो हम देखते हैं कि बीकर नंबर 1 की तुलना में बीकर नंबर 2 में KMnO4 के जो अणु हैं, परमाणु हैं यानी कण हैं, उनको फैलने में बहुत कम समय लगा कि बीकर 1 की तुलना में। यह केस लिए हुआ क्योंकि अधिक तापमान होने के कारण जो जल और साथ के साथ KMnO4 दोनों के कणों की, ऐसा नहीं कि एक की, दोनों के कणों की गति बढ़ेगी। दोनों की गति बढ़ेगी तो गतिविधि बढ़ने के कारण से ये जल्दी समान रूप से गुलाबी हो गया। अब तीसरे बीकर की बात करेंगे। तीसरे बीकर में हमने जो क्या 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी है, यहाँ हम देखते हैं ये तो जैसे ही डालते हैं बहुत ही शीघ्रता के साथ, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण से और भी ज्यादा, यानी देखिए ये इस स्लाइड में देखिए आप, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने से किस प्रकार से जो कण है कम तापमान पर जो ये कण है ये बहुत समीप है और जैसे तापमान बढ़ाया जा रहा है तो ये तापमान बढ़ने के कारण से जो कणों का जो वेग है वो बढ़ गया और इसका वेग बढ़ जाने के कारण से क्या है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ये कण क्या है दूर दूर हो गए और इनके अंदर ये एक दूसरे दूर हो गए और अधिक तापमान बढ़ा देने पर ये बहुत दूर हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर। इसके वीडियो के अगले पार्ट में हम इस पार्ट का अगला पार्ट इसी पार्ट का अगला जो पोर्शन है वो स्टडी करेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं।